हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डर एडुडेंट। और जैसा हमने आपसे कहा था, हम 2 दिन से आपको बता रहे थे कि हिस्ट्री का हमने कोर्स किया है। हमने बताया आपको कैसे एनसीईआरटी से पढ़ना है, कौन सी बुक है, कैसे आपको पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री क्या है। आपको मैंने ये बताया था कि हिस्ट्री के अंदर डिविजन्स होते हैं। हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं, फिर मेडाइवल हिस्ट्री देखते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं। अब जब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर स्पेसिफिकली कहें मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो मैंने आपको बताया था कि 1707 कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि हम अब एक मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ गए। और वो भी आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा था कि हम औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपको ये कहते हैं कि अब जाकर एक मॉडर्न हिस्ट्री, एक चेंज आया है। क्योंकि हिस्ट्री क्या होती है, अब आप इसके अंदर में देखिए कि जब एक मेजर चेंज हुआ, जब चेंज हुआ तभी तो कुछ हिस्ट्री में आएगा। अब यहां पर जैसे है, जब औरंगजेब का शासनकाल था 1704 के अंदर, ये इंडिया और जो अखंड भारत या फिर वो ग्रेटर इंडिया की बात आती है, जहां पर पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, नेपाल यहां तक कि आप देखो अफगानिस्तान वाला रीजन भी है। आप देखिए इतना बड़ा जो है वो हमारा इतना शासन था जहां पर औरंगजेब का शासन था। और औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद चेंजेस आएंगे। जब आप इतने बड़े रीजन के ऊपर आप शासन कर रहे हैं और उसके बाद रिजीम बदलती है, तो रिजीम बदलने से कितना फर्क पड़ता है, बात उसकी आएगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की, जो एक मुगल शासक था, तो थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर हम ये देख लेते हैं कि मुगल शासन कैसे हुआ। तो उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले जब मुगल शासन है वो शुरुआत करते हैं बाबर से, और बाबर आते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 के अंदर आती है। फिर उसके बाद उनका बेटा हुमायूं बनता है, और हुमायूं के बीच में एक ब्रीफ पीरियड आता है जहां पर शेरशाह सूरी आ जाता है। और उसके बाद एक हेमू जो लास्ट हिंदू रूलर था, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर था, दिल्ली की जो सत्ता के ऊपर जो लास्ट हिंदू आया था मेडाइवल पीरियड के अंदर, जो हेमू आया। और वहां से अकबर जब 16 साल की उम्र में 1556 के अंदर जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को जीतता है, तो उसके बाद एक मुगल एम्पायर बनता है, और अकबर दी ग्रेट जो कहा जाता है, फिर वो आते हैं। अकबर आगे, हुमायूं आगे, फिर आते जहांगीर। जहांगीर हुमायूं के बेटे थे, और उन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ाया। हुमायूं से आए शाहजहां, और शाहजहां के बाद थे, शाहजहां के जो बेटे थे औरंगजेब। और औरंगजेब ने कितना बड़ा साम्राज्य बना लिया था वो आपको मैंने दिखाया। अब 1707 में यह मुगल एम्पायर है, और कुछ कुछ जो अब तक इंडिया है और जो अब हम इंडियन हिस्ट्री देख रहे हैं, तो लगभग पूरा इंडिया, और इसके अंदर में पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ पार्ट म्यांमार का, कुछ पार्ट अफगानिस्तान का भी आ जाता है। तो इतने बड़े रिजीम के अंदर जब चेंजेस होंगे तो हम वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखेंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के 3 बेटे थे, जहां पर एक वॉर ऑफ सक्सेशन चलेगा। तो वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, उसके अंदर में 3 बेटे थे। जो सबसे बड़े बेटे थे वो थे बहादुर शाह 1, जिनका नाम था मुजम, और ये उस समय 65 इयर्स के थे, और ये काबुल और लाहौर का जो रीजन था वहां पर ये रूल कर रहे थे। उसके बाद आते हैं आजम शाह। आजम शाह ये औरंगजेब के बहुत नजदीक थे, और जब डेक्कन के अंदर जब औरंगजेब एक्सपेंड कर रहा था तभी उनके साथ थे, और ये आगरा के पास ही थे जब 1707 के अंदर जब मृत्यु होती है। और तीसरा क्या था? कान बख्श। और ये मेनली जो डेक्कन वाला रीजन था वहां पर ही बहुत मजबूत और स्ट्रांग होल्ड रखते थे। तो इन तीनों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वो अपने 90s में थे, तो एक बड़ी उम्र थी और बड़ा रिजीम था। और बड़े रिजीम के बाद जब वॉर ऑफ सक्सेशन होता है तो वहां पर आप देखेंगे कि बहादुर शाह जो आगे चलकर जो मुगल शासक बनता है वो 65 इयर्स का है, तो जो सक्सेशन हो रहा है वो थोड़ा लेट हो रहा है। फिर होता है वॉर ऑफ सक्सेशन, और वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या होता है कि जैसे ही मार्च के अंदर जब
औरंगजेब की मृत्यु होती है तो आजम शाह जो नजदीक था वो आगरा में जाता है और वो थ्रोन के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है। फिर जब बहादुर शाह फर्स्ट और जो मुज़्ज़म है उन्हें पता लगता है, वो काबुल और लाहौर से आते हैं आगरा के अंदर, और वो वहां पर जो जंग होती है जाजू की, वहां पर जंग के अंदर वो जीत जाते हैं। अब जंग जीतने की कुछ वजह थी, जिसके अंदर में एक वजह तो यह थी कि बेटर रिसोर्सेज थे, और दूसरा क्या था, डिफेक्शन हुआ था आजम शाह की तरफ से। आजम शाह के जो कमांडर्स थे उन्हें पैसे देकर लालच दे दिया था बहादुर शाह ने कि जब हम जीत जाएंगे और जब मैं मुगल शासक बन जाऊंगा तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग में कंपनसेशन दूंगा, और उस कंपनसेशन से मैं आपका जागीर्स देकर या पैसे देकर मैं आपको गिफ्ट्स दूंगा। तो इसीलिए डिफेक्शन होता है, और कुछ जो आजम शाह की तरफ से लड़ने वाले थे वहां पर उसकी तरफ गद्दारी कर देते हैं और आजम शाह हारा जाता है। फिर जो खान बख्श है वो दक्कन के अंदर चला जाता है, और वहां पर 1709 के अंदर जाकर प्रॉपरली जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो बहादुर शाह फर्स्ट हैं वो जाकर एक विक्टोरियस होते हैं। पहली जो विक्ट्री है, जो आगरा को कैप्चर कर लेते हैं, वो 1707 के अंदर कर लेते हैं और थ्रोन के ऊपर बैठ जाते हैं। तो इसी के साथ जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वो खत्म हो जाती है, और हम पहुंचते हैं बहादुर शाह फर्स्ट और मुज़्ज़म, उनका जो रिजीम था वो 1707 से 1712 तक था। अब बहादुर शाह जो हैं वो मुज़्ज़म थे, और बहादुर शाह जब वो अपना टाइटल ले लेते हैं, जब वो मुगल के शासक बन जाते हैं, और जो लास्ट शासक होते हैं जिनके पास ट्रू पावर्स रहती है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा कि बहादुर शाह फर्स्ट जो थे वो लास्ट मुगल शासक थे जिनके पास रियल पावर्स अवेलेबल थी, और वो अपने ब्रीफ टाइम में, जो 5 साल का जो उनको टाइम मिलता है, उसके अंदर में क्या क्या चेंजेस करते हैं। क्या रिलीजियस चेंज करते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करते हैं, और जो रूलर्स हैं, जब इतना बड़ा शासन था तो वहां पर छोटे छोटे रूलर्स भी थे जो इंडिपेंडेंट रूलर थे, जो अधीन हो चुके थे औरंगजेब के, जिसके अंदर में राजपूत थे, मराठा थे, उसके अलावा छोटे छोटे किंगडम्स थे जैसे कि जाट्स चीफ्स थे, बुंडेला चीफ्स थे, उसके अलावा सिख्स थे। सिख्स जब औरंगजेब का टाइम था, जब गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो उन्होंने खालसा बनाया था, और खालसा बनाया ही इसलिए था क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी जिनकी हत्या कर दी थी औरंगजेब ने दिल्ली के अंदर, उसी के बाद जो सिखिज्म के अंदर एक खालसा बना था। तो इन सबको समेट कर रखने के लिए बहादुर शाह को अपने रिजीम के अंदर कुछ चेंजेस करने थे, और उन सबको हम देखते हैं। जिसके अंदर में जो पहला चेंज आता है वो ये आता है कि वह रिलीजियस पॉलिसी बदल दी थी, और रिलीजियस पॉलिसी के अंदर में जो सबसे पहली पॉलिसी जो चेंज की थी वो थी जजिया की। जो जजिया टैक्स था जिसे औरंगजेब ने लगा दिया था। जजिया टैक्स क्या होता है, ये वो टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम जो भी होंगे, अगर वो अपने रिलीजियस प्लेस पर जाना चाहते हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स को अकबर के टाइम में अबॉलिश कर दिया गया था, जिसे रीइंट्रोड्यूस किया था औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने भी क्यों रीइंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो डेक्कन के अंदर गया हुआ था, पैसे की जरूरत थी, तो उसने जजिया लगा दिया था। कुछ ये भी कह सकते हैं कि वो मुस्लिम जो सूफी जो थे, और जो मुस्लिम जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, उन सबको खुश करने के लिए उसने जजिया का कर लगाया था, ताकि उसकी एक सुप्रीमेसी मेंटेन रह सके। अब जो हिंदू टेंपल्स हैं वहां पर रीबिल्डिंग भी शुरुआत कर दी थी, और एक हिंदूज के प्रति और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके प्रति एक लीनियंट जो है वो बर्ताव रखना शुरू किया था। अब हिंदूज आ गए तो उसके बाद आते हैं सिख्स, और सिख्स के अंदर में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो उस समय जीवित थे, तो उनसे संपर्क किया गया और उन्हें मनसब दिया गया। मनसब क्या होता है कि एक ओहदा था जहां पर आपको जागीर दी जाती थी, और ये डिसाइड करता था कि आपकी कितनी अच्छी पोजीशन है। तो उन्हें ऑफर की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी को, बल्कि जब दी गई उसके कुछ ही टाइम बाद नांदेड़ के अंदर उनकी हत्या हो जाती है। और जो इसका जो फायदा है, जो गुरु सिखिज्म के साथ जो बहादुर शाह फर्स्ट का जो रिलेशनशिप था वो आगे चल नहीं पाया, और यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी जब गुजरते हैं तब वो कह देते हैं द लास्ट गुरु,
और इसके बाद जो गुरु होंगे, जो 11वें गुरु रहेंगे, वो होगी हमारी गुरु ग्रंथ साहिब। अब सिखिज्म देख लिया और हमने रिलीजियस पॉलिसी देख ली। उसके बाद पॉलिटिकल पॉलिसीज के अंदर क्या आता है? पॉलिटिकल पॉलिसीज के अंदर औरंगजेब जो था वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ था, और वो ये कहता था कि हमें एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि जो सेंटर है और जो दिल्ली है उसके पास ज्यादा पावर्स रहेंगी, और जो सब्सिडरी हैं या जो नोबल्स हैं उन सबके पास पावर्स कम रहेंगे। और एक और बात जो बहादुर शाह ने किया था, जो औरंगजेब के टाइम पे हो चुका था, जो नोबल्स है जो रूठे हुए थे औरंगजेब की तरफ से, क्योंकि औरंगजेब ने इतने उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि वो एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, उन्हें जागीर के अंदर और जो टैक्स है वो ज्यादा देना पड़ता था, उनकी वेल्थ को ले लिया था, और जो उनके पास पैसा था और जो यूज कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पर बहादुर शाह ने क्या किया कि अब मैं राजा बनाऊं, मैं मेरे नोबल्स को खुश रखूंगा, और जो सेंट्रलाइजेशन जो मेरे पिता औरंगजेब ने किया था मैं उसको डिसेंट्रलाइज करूंगा, और नोबल्स के पास थोड़ी पावर आ जाएगी कि वो अपनी जागीर के अंदर कुछ टैक्स कलेक्शन कर सके और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना सके। अब आप पूछेंगे कि औरंगजेब ने नोबल्स के साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रखा था? क्योंकि औरंगजेब को लगता था कि अगर नोबल्स ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो जो स्टेट है वो नए नए अपने आप में अलायंस बनाकर जो मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है वो टूट सकता है। और जो औरंगजेब ने सोचा था वो आगे बहादुर शाह फर्स्ट के बाद हम देखने को भी मिलेगा, जब अलग अलग सक्सेशन स्टेट्स बन जाते हैं, और जिन नोबलिटी को और जिन नोबल्स को रिझाने की बात की थी बहादुर शाह फर्स्ट ने, वो आगे चलकर उन्हीं के लिए एक गलत न्यूज बन जाती है। अब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज भी आ गई है। उसके बाद क्या आता है? अब जब पॉलिटिकल ही कर रहे हैं तो पॉलिटिकल रीजन वाइज भी करेंगे। अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो इंडिया का अगर मैप बनाएं, अगर हम कुछ एक रैंडम सा ये इंडिया का मैप बना लिया हमने, तो यहां पर राजस्थान के अंदर राजपूत थे, और राजपूत औरंगजेब के टाइम पे भी थे, अकबर के टाइम पे भी थे, लेकिन वो फ्रेंडली रिलेशनशिप रहती थी। तो यहां राजस्थान के और गुजरात के पार्ट के पास सिंध तक राजपूत थे, और राजपूत अपने इंडिपेंडेंट किंग्स थे, लेकिन वो प्रभुता ले रखी थी, तो यहां पर राजपूत को भी खुश करना था। यहां डेक्कन के अंदर मराठास थे, ठीक है। उसके अलावा नोबल्स की तो बात आ ही चुकी है जो अलग अलग जगह पर आएंगे। यहां पर बुंदेलास थे जो बुंदेलखंड रीजन के अंदर थे। इसके अलावा जाट चीफ्स थे जो दिल्ली के आसपास जो भरतपुर वगैरह वाला रीजन है वहां पर जाट चीफ्स भी थे। तो उन सब से कैसा रिलेशनशिप रखा बहादुर शाह फर्स्ट ने? तो जब राजपूत की बात आती है तो राजपूत के अंदर जो अंबेर और मारवाड़ ये दो मेन कॉन्फेडरेसी थी राजपूत की, वहां पर चेंजेस करने की शुरुआत की। अंबेर के अंदर उन्होंने क्या किया, जो जयसिंह थे उन्हें बदलकर उनके भाई को विजय सिंह को रख दिया, लेकिन कुछ दिन बाद वापस जयसिंह को लगा दिया। तो यहां पर आपको बता दिया कि मैं बदल सकता हूं, लेकिन वापस जयसिंह को लगा दिया। वहीं जो मारवेड़ था, जो कि जोधपुर को भी कह सकते हैं, वहां पर क्या किया, जो अजीत सिंह था उन्हें फोर्स किया गया कि आप सबमिट हो जाइए मुगल्स के लिए। अब रेजिस्टेंस कुछ आया, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ साथ बहादुर शाह फर्स्ट ने अपनी पावर का यूज किया, क्योंकि जो अंबेर और मारवाड़ जो है वो चाह रहे थे कि हमें मालवा और गुजरात के अंदर हमें राइट्स मिल जाए, हम वहां से जागीर से ले सके, हम वहां से टैक्स कलेक्ट कर सके। तो वहां उनको वो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर उनकी रिजीम्स को और जो राजाज थे उन्हें कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो जाट्स थे, उन जाट्स का भी जो चूड़ामल जो वहां के जो चीफ थे उनके साथ भी कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाते हैं। और जो बुंदेलास थे, बुंदेला रीजन जो बुंदेलखंड रीजन है, वहां पर जो छत्रसाल थे उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप बना के रखते हैं बहादुर शाह फर्स्ट। तो अभी यहां पर हमने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि राजपूत हो गए, बुंदेला हो गए, उसके अलावा जाट्स हो गए, इन सबको तो कंटिन्यू कर लिया, लेकिन बीच में जो मराठा है
जिनके लिए औरंगजेब को इतनी साल दक्कन के अंदर जाना पड़ा था, जहां पर रेजिस्टेंस आई थी शिवाजी जी से, फिर उनके बेटे संभाजी से, और जिनके संभाजी के जो बेटे थे शाहू जी, उन्हें तो कैप्टिविटी में रखा हुआ था औरंगजेब ने। तो अब मराठास के साथ कैसा रिलेशनशिप रखा, यह देखने की बात है। तो हम चलते हैं मराठास की तरफ, और मराठास के अंदर जाते ही हमें पता लगता है सबसे पहला काम, जब बहादुर शाह जफर आते हैं तो वो शाहू जी को छोड़ देते हैं। अब शाहू जी को जब छोड़ देते हैं तो जाकर मराठास के अंदर यह लगता है कि अब जो शाहू जी होंगे वही होंगे छत्रपति। छत्रपति जो है वो टाइटल है मराठास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, क्योंकि उन टर्मिनोलॉजीज के बेस पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की वो इजीली हो जाएगी। तो अब शाहू जो है वो छत्रपति है, लेकिन एक और होता है, ताराबाई का एक फैक्शन और होता है। ताराबाई कौन थी? शिवाजी के दो बेटे थे, एक थे संभाजी और दूसरे थे राजा राम जी। अब उन दोनों सेक्ट्स के अंदर ये चल रहा था कि कौन मराठा किंगडम। तो शाहू जी तो थे, वो संभाजी के बेटे थे, और वहीं पे ताराबाई जो विडो थी उनके बेटे भी थे। तो ये लग रहा था कि मराठा के अंदर एक क्लैश चलेगा, और ये चला कुछ टाइम तक, जहां पर बहादुर शाह फर्स्ट ने शाहू जी को छोड़ दिया, लेकिन उन्हें छत्रपति डिक्लेयर नहीं किया, कुछ टाइम तक लगा। और ये जो टाइम था वहां पर एक नाम निकल कर आता है जिनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। और जो बालाजी विश्वनाथ थे वो बनते हैं पहले पेशवा। पेशवा इस तरह से लगाइए जैसे इस समय पर प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐसे ही एक पेशवा बनते हैं, और वो पेशवा होते हैं शाहू जी के साथ। तो तब जाकर एक बहादुर शाह फर्स्ट के साथ शाहू जी को किंग मान लेते हैं मराठा के अंदर, और वहां से एक प्रॉपर ऑर्डर चलना शुरू हो जाता है, जहां पर एक किंगडम के साथ, एक मराठा रूलर्स के साथ एक लिंक सेटअप हो जाता है बहादुर शाह फर्स्ट का। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जहां पर मराठास ये कहते हैं कि हमें सरदेशमुखी जो टैक्स है वो हम चार्ज कर ले, कहां पर? अगर हम इसको साउथ इंडिया मानते हैं और यहां पर महाराष्ट्र है जहां पर मराठास थे, तो इस दक्कन के एरिया के अंदर वो चाह रहे थे कि हम टैक्स चार्ज करें। अब टैक्स के अंदर दो टाइप का टैक्स होता है मराठास के अंदर, नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा, जिसमें एक तो होता है चौथ और एक होता है सरदेशमुखी। चौथ का मतलब ये होता है जो टैक्स लगाया है वहां पर आपको 25% किंग को देना पड़ेगा, और सरदेशमुखी क्या होता है कि जैसे हम सरचार्ज लेते हैं इसी तरह से एक टैक्स होता है सरदेशमुखी, जहां पर वो 10% जो है वो लिया करते थे। अब यहां पर जब जाते जाते 1712 आते हैं, तब तक बहादुर शाह फर्स्ट ये कहता है आपको चौथ नहीं लिया जाएगा, आप सिर्फ सरदेशमुखी ले सकते हैं। तो ये टाइप का रिलेशनशिप था। जब बहादुर शाह फर्स्ट आते हैं तो रिजीम थोड़ी सी कमजोर हुई है, लेकिन उन्होंने एक स्टेबिलिटी बनाई, और उनका था कि मैं लंबा शासन करूंगा, और लंबे शासन के बाद मैं पूरा जो कन्फाइनमेंट था जो औरंगजेब के टाइम पे वो पूरा कर पाएंगे। जब यहां पर जब मराठास टैक्स ले भी कर देते कि हम चौथ भी लेंगे सरदेशमुखी भी लेंगे, तब बहादुर शाह जो है वो भेज भी देते अपनी आर्मी, उसके बाद फिर मराठास चुप हो जाते हैं, ये सब काम चलता है। तो इस समय जो किंग था बहादुर शाह वो प्रॉपरली एक अल्टीमेट किंग था, और उसके पास सुप्रीमेसी थी, उसके पास पावर थी। अब ये जो था वो रीजन हो गया। इसके बाद और कहां पर दिक्कत आती है? उसके बाद आती है दिक्कत बंदा बहादुर की। अब बंदा बहादुर कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य थे, और इन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो वाइफ है, जो विडो है सुंदरी देवी जी, माता सुंदरी देवी, उनके साथ मिलकर एक कैंपेन चला देते हैं ये। अब बहादुर शाह वर्सेस बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कौन थे? बंदा बहादुर थे डिसिपल थे, शिष्य थे किसके? गुरु गोविंद सिंह जी के। और जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती 1707 के अंदर, तो वापस आते हैं, और वापस आकर वो कुछ काम करते हैं, और उनको कमांडर बना देती है कौन? माता सुंदरी देवी। माता सुंदरी देवी कौन है? ये गुरु गोविंद सिंह जी की विडो है। तो ये कहती हैं कि बंदा बहादुर की अगुवाई में चलेंगे 6, और ये अपना एक रीजन भी बना लेते हैं, जहां पर यमुना से लेके जो सतलुज का जो रीजन आता है, जो इस समय अगर देखा जाए कि दिल्ली
और यहां पर अगर सतलुज ऊपर जा रही है तो बीच का जो रीजन है, जैसे इस समय का मॉडर्न हरियाणा और जो पंजाब है, कुछ उत्तराखंड वाला जो पार्ट है, हिमाचल वाला पार्ट है, यहां पर अपना एक सिस्टम भी बना लेते हैं, यहां पर एक स्टेट बना लेते हैं। और यहां पर इनकी लड़ाई होती है बहादुर शाह से, और बहादुर शाह देखते हैं कि जो दिल्ली के पास इतना अपना एक साम्राज्य बना रहे हैं, तो अपनी आर्मी को भेजते हैं। इनके टाइम तक एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लोहगढ़ का किला है उसे रिकैप्चर कर लेते हैं बंदा बहादुर। और लोहगढ़ का किला किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये अंबाला के पास है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में है, और ये गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था। और यहां पर जो 4 शहजादे में से जो शहजादे थे वो यहां पर वीरगति को प्राप्त भी हुए थे। तो इसका हिस्टोरिकल और रिलीजियस दोनों बैकग्राउंड थे, तो इसलिए भी इसको भी वो ले लेते हैं। और एक प्रॉपर यहां पर जो एक खालसा जो सेक्ट है उसकी स्थापना कर देते हैं, अपना कुछ कॉइनेज भी बनाते हैं, और इस तरह से एक रेजिस्टेंस मिलने लग जाती है मुगल्स को। अब तक कहीं और से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई है, मेन रेजिस्टेंस जो बहादुर शाह के टाइम पर आती है तो बंदा बहादुर से आती है। तो यहां पर रेजिस्टेंस होती है, और यहां पर जो जाट्स और बुंदेलास जो थे वो सबके सब मुगल्स की सहायता करते हैं। किसके खिलाफ? बंदा बहादुर के खिलाफ। और ये जो है, ये जो नेक्स्ट आएंगे फारुखसियार, जो बहादुर शाह जो है वो वहां पे उनको खत्म नहीं कर पाए, जब फारुखसियार आते हैं, नेक्स्ट मुगल्स आते हैं, वो जाकर इनको खत्म करते हैं। तो अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि लेटर मुगल्स आ चुके हैं, बहादुर शाह आ चुके हैं। बहादुर शाह ने क्या क्या किया? बहादुर शाह ने क्या किया कि बहादुर शाह ने अपनी जो पावर है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की और अपनी प्रभुता बनाने की कोशिश की। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक कुछ डिसेंट्रलाइजेशन किया, थोड़ी पावर दी, और अपना असर्शन कर रहे थे कि मैं एक रूल सेटअप कर पा रहा हूं। तो इसके लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज किया? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पहले क्या होता था कि सिर्फ सेंटर जो दिल्ली है या आगरा जहां पर भी है, वहां से जो कैपिटल है वहीं से जाते थे ऑर्डर्स, और वही मानने पड़ते थे। जितने भी जो प्रोविंस होते थे, जो स्टेट्स होते थे, सरकार होती थी, मनसब्स होते थे, उन सबको मानना पड़ता था। अब इसके अलावा और क्या किया? उन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की। रिफॉर्म कहां था कि जो करप्शन और इन सब के खिलाफ, करप्शन वहां पर बहुत ज्यादा पीक पे हो गया था, क्योंकि एक तो उन्होंने खुद से ही, जब आजम शाह के खिलाफ जब उन्होंने युद्ध के अंदर थे, तो वहां पर उन्होंने खुद से कहा था कि मैं आपको पैसे दूंगा या जागीर दूंगा, तो इसलिए करप्शन भी बहुत पीक पे पहुंच गया था। लेकिन वो चाह रहे थे रिफॉर्म्स करना, वो रिजीम थोड़ा छोटा था, इसीलिए वो चीज असर्टिव तौर पर वो कर नहीं पाए, लेकिन ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे। और इसके बाद उनकी लेगेसी को क्या क्या कहेंगे? लेगेसी और चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस उन्हें एक सबसे बड़ा बंदा बहादुर से मिला। दूसरा क्या था कि राजपूत चाह रहे थे कि उन्हें मालवा गुजरात मिल जाए, तो उनको उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई थी। नोबल्स को अपने पैसे ज्यादा दे दिए थे, पावर ज्यादा दे दी थी, तो वो भी देख पा रहे थे कि हमारे पास पावर्स है, हम खुद से टैक्स ले भी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या था? एक रीजनल ऑटोनॉमी जो शुरुआत करी, वो आगे चलकर बहादुर शाह के बाद जितने भी जब लेटर मुगल्स आएंगे तो उन्हें दिखेगा कि एक सक्सेशन स्टेट बन जाता है। और सक्सेशन स्टेट जब बनते हैं, जिनके अंदर में मेजर एग्जांपल्स जो थे, अवध था, इसके अलावा बंगाल बन जाता है, फिर हैदराबाद बन जाता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सक्सेशन स्टेट्स बन जाते हैं, क्योंकि नोबल्स को बहुत ज्यादा पावर दी इस 5 साल के अंदर। उसके अलावा और क्या थी? फैक्शनलिज्म। जो कट्टर इस्लामिक थे उनसे जब हटे, जब औरंगजेब के बाद जब बहादुर शाह आए, उन्होंने लिबरल पॉलिसी अपनाई, और हिंदूज के खिलाफ जो उन्होंने जजिया हटाया, इन सब की वजह से जो नोबल्स थे वो सब भी उनसे दूर हटते गए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई थी कि उस 5 साल के रिजीम के अंदर, जब उन्होंने 1707 के अंदर जब वो रिजीम के अंदर आए, तो उन्होंने इतनी जागीर बांट दी थी कि उस एक साल के अंदर 1707 से लेके 1708 के बीच में लगभग 13 करोड़ रुपए का एक लॉस हुआ था। किसको? किंगडम को। उन्होंने इतनी जागीर बांटी, पैसे दिए, वो किस लिए? कि कुछ तो उन्हें क्या था कि जब आजम शाह के साथ या फिर जितने भी युद्ध लड़ रहे थे, वहां पर उन्होंने पैसे देकर कुछ काम किया और एक टैक्टिक्स लगाकर उन्होंने थ्रोन लिया, और थ्रोन भी वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं ले सके। और जो लास्ट रूलर अगर माना जाए जिसके पास पावर थी, वो थे बहादुर शाह। लेकिन उनके साथ साथ एक और पॉइंट चलता है, उन्हें शाह बेखबर भी कहा जाता है, या शहंशाह बेखबर भी कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि वो इतने बेखबर थे, वो नहीं देख पाए कि नोबल्स कल को चेंज हो सकते हैं। ऑटोनॉमी देने से वो कैसे अपना स्टेट बन सकता है, सक्सेशन स्टेट बन सकते हैं, इन सबके खिलाफ वो ढंग से प्लानिंग नहीं कर पाए और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हैं, जैसे मैंने आपको सरदेशमुखी चौथ बताया, इन सबको बताएंगे। मीर वजीर क्या थे, कैसे मराठास के अंदर थे, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लासेस हैं उनके अंदर में आप सबको वो समझ में आएगा। और साथ में देखेंगे जो नेक्स्ट मुगल एम्पायर था और नेक्स्ट किंग जो आता है वो कौन थे, कैसे हमें किंग मेकर बन जाते हैं और किंग मेकर की भूमिका आ जाती है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। और एक बात और देखिएगा कि एक नया इनिशिएटिव है, आपको अगर इसके अंदर में लगता है कि हमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज डू कमेंट। थैंक यू।